कैसे हो बच्चों। होम साइंस सब्जेक्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें एक एक चीज़ को हम बड़े ध्यान से देखते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि एनर्जी को कैसे मैनेज किया जाता है, टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है कि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो। इसी तरह से गृहिणी एनर्जी को मैनेज करती है। अब काम करने पर उसे मानसिक थकान होती है, तो दो प्रकार की होती है, एक नीरस थकान और दूसरी कुंठजन्य थकान। नीरस थकान जो होती है उसमें व्यक्ति को विश्रामहीनता का बोध होता है, काम से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा होती है, किसी काम के लिए मतलब उसमें घृणा असंतोष की भावना आ जाती है और प्रेरणा भी उसकी निम्न स्तर की होती है, आलस आता है, उबासी, नींद, मतलब हमारे पसंद का कोई काम नहीं होता है तो उसमें नीरसता आती है। ये रफ्तार बहुत धीमी है तथा समय पास करना भारी पड़ता है। ऐसे में तो जब बिना रुचि का इच्छा का काम हमें करने को दिया जाता है तो नीरस थकान होती है। जिन गृहिणियों को घरेलू कामों में रुचि नहीं होती वो जल्दी थक जाती हैं, उनमें मानसिक थकान उनको ज़्यादा होती है बजाय शारीरिक थकान के। अब दूसरा है कुंठजन्य थकान। कुंठजन्य थकान मानसिक थकान जिसके लिए केवल एक नहीं बल्कि कई परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं। ये थकान तब होती है जब व्यक्ति योजना के अनुसार काम नहीं कर पाता, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता, बार बार उसको असफलता मिलती है और व्यक्ति निराश, उदास, दुखी, कुंठित हो जाता है। इसी का परिणाम होता है कुंठजन्य थकान, मतलब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको उस काम करने में मन नहीं लगता है। तो इसके लिए तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे काम करने का सही तरीका का ना पता होना, सही सफल विधि का पता नहीं होना, अनुभव की कमी होना, बार बार लक्ष्य प्राप्ति में असफलता होना और काम की अनिश्चितता या भ्रमात्मक स्थिति, परिवार में लड़ाई झगड़े, परिवार के सदस्यों द्वारा काम नहीं करना, सहयोग नहीं करना, काम के प्रति उत्साह में कमी और काम संपन्न करने में अधिक समय लगना, ये भी कारण हो सकते हैं। अब एक ही जब ये शारीरिक मानसिक थकान हमने देखी जिसमें दो तरह की थकान, नीरस थकान होती है और एक कुंठजन्य, तो दोनों में अंतर होता है। अब है कि थकान के लक्षण क्या होते हैं। जो व्यक्ति थक जाता है तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी बॉडी अपने आप ही प्रकट करने लगती है, जैसे सुस्ती आना, आलसी, शिथिलता, उबासी, नींद, झमाई आना, काम करने की क्षमता में कमी होना, काम करने में अधिक समय लगना, बार बार गलतियां करना और उनकी एकाग्रता में कमी होना, काम बिल्कुल नहीं करने की इच्छा और जैसे पलकें झपकाने लगते हैं। तो ये थकान के लक्षण हैं, व्यक्ति के चेहरे से दिखाई दे जाते हैं कि अब व्यक्ति इसका थकान हो गई है और इसे रेस्ट की आवश्यकता है। तो थकान दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है रेस्ट पीरियड। जब व्यक्ति काम करते करते थक जाता है तो थकान मिटाने के लिए उसको कुछ देर आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, या फिर उसको इंस्पिरेशन जिस चीज़ से मिलता है उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, काम करने की गति में परिवर्तन कर देना चाहिए, शारीरिक मुद्रा सही हो। कई बार हम गलत पोस्चर में बैठे होते हैं तब भी काम सही नहीं होता, थक जाते हैं जल्दी। इस तरह से काम करने में कौशलता भी होनी चाहिए। काम करने का तरीका हमें नहीं पता है, कौशलता नहीं है, उस काम में निपुण नहीं है, तब भी थकान अधिक होती है। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रगति इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो हम किचन में समय शक्ति बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डेली रूटीन में हम मिक्सी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडर, एग बीटर, फ्रिज सामान रखने के लिए। इस तरह से घर में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से समय बचाने वाले और शक्ति बचाने वाले उपकरण आए हुए हैं मार्केट में, उनको प्रयोग में लेना चाहिए। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे विश्राम काल क्या होता है। थकान दूर करने का सबसे अच्छा प्रभावी उपाय है रेस्ट पीरियड या विश्राम करना। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों थकान मिट जाती है और व्यक्ति फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे व्यक्ति अधिक
कुशाग्रता से काम करता है। पूरा विश्राम तो सोने पर ही मिलता है, तो रात्रि को समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए गृहिणी को। इससे उसे पूर्ण विश्राम मिलता है और अगले दिन के लिए वो काम करने को तैयार हो जाता है। तो समय जब विश्राम मिल जाता है पूरा, तो उसको नई एनर्जी मिलती है। अब ये कि रोल ऑफ मोटिवेशन, जिस चीज़ से उसको प्रेरणा मिलती है काम करने के लिए, वो मोटिवेट होता है, तो वो काम उसको करना चाहिए। इसके अलावा हॉबी है। जब गृहिणी पहले अपना जो इंटरेस्ट जिसमें उसका था, हॉबी थी, उसको अब वो कंप्लीट कर सकती है। काम में परिवर्तन करके भी, चेंज करके, जैसे मान लो खाना पकाती है, पकाने के बाद थकान हो गई, फिर उसको बर्तन साफ करने हैं, तो वो उस समय बर्तन बाद में भी कर सकती है, तो उस समय वो रेस्ट कर सकती है खाना पकाने के बाद। उचित शारीरिक स्थिति, मुद्रा सही रख के, काम के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करके अलग अलग तरीके से काम करना। जैसे मान लो कोई सब्ज़ी बनानी है, आलू की बनानी है, तो ज़रूरी नहीं एक सिंपल सब्ज़ी बनाए, उसको दूसरे तरीके से उसमें मोल्ड कर दे। जैसे नेट पर देख करके उसको पालक के साथ या पनीर के साथ मोल्ड बना सकती है, और दम आलू बना सकती है, और इस भरवा आलू बना सकती है। कई तरह की इसमें डिशेज़ होती हैं, तो वो चेंज कर सकती है उसमें, तो खुद का भी इंटरेस्ट बनेगा और वो टेस्ट भी बच्चों को, परिवार में, घर को भी, सदस्यों को भी टेस्टी लगेगा। फिर एक कि भाई काम करने की हमारी गति है उसको बढ़ाएं, कौशलता भी, कितने तरीके से हम काम को कितनी जल्दी कर सकते हैं उसका हमें पता होना चाहिए, और समय शक्ति बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम काम करने की योजना बनाते हैं, भाई हमें कौन सा काम कब करना है, इसके टाइम टेबल बनाते हैं, दैनिक समय सारणी, तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा कि जैसे सोकर उठने के बाद सबसे अधिक एनर्जी होती है, तो सबसे जब अधिक शक्ति कंज्यूम करने वाले काम उस समय करने चाहिए, क्योंकि उस समय मन तरोताज़ा रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और जटिल कार्य पहले निपटा लेने चाहिए। भारी काम के बाद हल्का काम करना चाहिए, शारीरिक काम के बाद मानसिक काम करना चाहिए। काम करने की योजना में रेस्ट पीरियड अवश्य होना चाहिए, बीच में रेस्ट अवश्य लेना चाहिए। कार्य, विश्राम, मनोरंजन, तीनों को इसमें ध्यान देना चाहिए। जैसे किचन के पास टीवी लगा सकते हैं, साथ साथ गाने चला सकते हैं, या म्यूजिक सिस्टम हो सकते, उससे चला सकते हैं। तो काम की योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों को भी शामिल करना चाहिए, उनसे भी हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो भी उस काम में निपुण हों। उनको जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, और लक्ष्य से भी, मतलब परिवार के सदस्यों को लक्ष्य बताना चाहिए, भी आज मेरा लक्ष्य ये है, ताकि वो अपने पूर्ण आनंद के साथ उसमें शामिल हों, वो भी आपको काम करवाएं। फिर कि काम की योजना बना ली, उसके बाद काम जब कर लिया, तो शाम को आराम करते समय एक बार गृहिणी को पूरे दिन का जो काम है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, कि भाई मैंने जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती थी वो प्राप्त किए कि नहीं किए, कितनी एनर्जी लगी, क्या मैंने लक्ष्य प्राप्त करने में शक्ति का अधिक उपयोग कर लिया, या उससे मुझे संतुष्टि, घर वालों को संतुष्टि मिली है कि नहीं मिली है, और कितने प्रभावशाली ढंग से इस काम को मैं कर सकती थी, कौन से काम अधिक थकाने वाले हैं, कौन से कम। तो अगली बार उसको ध्यान रखें, क्या कोई कार्य ऐसा भी है जिन्हें करने से समय अधिक चाहिए, कौन सा कार्य मुझे बहुत अधिक पसंद है और क्यों, किस काम में मुझे अरुचि है और वो क्यों है, नापसंद क्यों लगता है, ये भी पता होना चाहिए, तथा मैं उसको किस प्रकार से दूसरे तरीके से कर सकती हूँ। फिर ये भी खुद का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या मैं आसानी से जल्दी थक जाती हूँ, अपनी थकान को पहचानना चाहिए, कौन से काम मुझे अधिक थकाते हैं, मुझे थकाने वाले के कारण क्यों हैं, बीच में छोड़ना पड़ता है, क्यों छोड़ना पड़ता है, थकान कैसे दूर कर सकती हूँ, क्या मैं आराम विश्राम करने के तरीके को जानती हूँ और इनका उपयोग थकान दूर करने में करती हूँ या नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं गृहिणी अपने आप से पूछे और फिर उस आधार पर मूल्यांकन करे, फिर नेक्स्ट डे के लिए वो टाइम को मैनेज कर सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर एक योजना बना करके और गृहिणी
अपने टाइम को मैनेज कर सकती है। एनर्जी मैनेजमेंट की भी एक योजना बनानी चाहिए गृहिणी को, तभी वो अच्छे से मैनेज कर सकती है।